बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा, बहरा और एक पेड़ से अपाहिज था। उसके मित्र का गांव बहुत दूर था। रास्ते में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला ही जा रहा था कि उसे अचानक रास्ते में एक हष्ट पुष्ट आदमी मिल गया। वह भी पंडित के साथ साथ में चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से सफ़र जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा सा अजीब लगा, पर पंडित ने उसके नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है, और फिर वह पंडित आगे की ओर चल दिया। तभी गांव में एक खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है। जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल आ गया। महाकाल ने पंडित से कहा, चलिए पंडित जी, आगे चलते हैं। फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक छोटा सा मंदिर था। वहां पर ठहरने की व्यवस्था अच्छी लग रही थी। पंडित के मित्र का गांव भी वहां से दूर था और रात्रि होने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा, रात्रि होने वाली है, सारा दिन चलते चलते थकान भी लग रही है और भूख भी लगी है, तो अपन यहीं भोजन कर कर आराम कर लेते हैं, सुबह आराम से आगे का सफ़र करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, वैसे भी मुझे इस गांव में किसी को कुछ ज़रूरी सामान देना है, तुम अच्छे से खाना खा लो और आराम कर लो, मैं बाद में आकर खा लूँगा। यह कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर में गांव में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने बड़े ही आश्चर्य से सोचा, यह महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की घटना ज़रूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ही देर में महाकाल लौट आया, लेकिन पंडित ने रात्रि में उससे इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने गंतव्य की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दूर चलने के बाद फिर एक गांव आया। महाकाल ने फिर से पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मैं कुछ देर में आपसे मिलता हूँ, मुझे इस गांव में भी कुछ ज़रूरी काम है, तो काम कर कर मैं आपसे आगे मिलता हूँ। यह कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं पर खड़े होकर महाकाल को देखता रहा कि अब वह कहाँ जाता है और क्या करता है। कुछ ही देर में लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को एक सांप ने काट लिया है और वह व्यक्ति मर गया है। ठीक उसी समय महाकाल उस पंडित के पास लौट आया, लेकिन इस बार उस पंडित से रहा नहीं गया और उसने महाकाल से आखिर पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो वहाँ पर कोई न कोई घटना ज़रूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? तब महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति लगते थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत ही अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे एक शंका है, आप खुद ही अपना परिचय दे दे तो मुझे बड़ी आसानी होगी। फिर महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, पर फिर भी महाकाल के मुंह से यह सब सुनकर पंडित घबरा गया। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत कर महाकाल से पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी होगी? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है
जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित बहुत डर गया और वह सहम सा गया। पंडित इस सोच में पड़ गया कि अगर वास्तव में यदि यह महाकाल यमदूत है तो उसकी बात भी सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। इससे कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह होकर ही रहेगी। अगले कुछ ही क्षणों में महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को बहुत बड़ा झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया था कि यह महाकाल सचमुच में यमदूत ही है। इसीलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बन जाए, इस कारण वह पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर जाने लगा। परंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, उसका मित्र उसे तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा है। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से दिव्यांग था, इसीलिए वह ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, हार्ट अटैक से अचानक उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि वह उससे पूछना चाह रहा हो कि आखिरकार क्या हुआ है। महाकाल ने पंडित के मन की बात समझ ली। फिर महाकाल ने कहा कि तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह गूंगा और दिव्यांग होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती है। इसीलिए हार्ट अटैक की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए वह अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था। इसीलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने। पंडित को विश्वास हो चुका था कि यह सचमुच में महाकाल है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसीलिए वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का भी वश नहीं चलता है। सभी जीवों को एक न एक दिन तो मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसीलिए उसने महाकाल से कहा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या फिर घटना के बारे में सोचने और देखने समझने का समय ही नहीं है। तब पंडित ने महाकाल से कहा, तुम मुझे यह बात बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तब महाकाल ने कहा कि किसी सामान्य व्यक्ति को यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है। लेकिन तुम एक ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो। अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने सहन कर लिया, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। फिर आगे महाकाल पंडित से कहता है कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल के पास पंडित के साथ चलते रहने का अब कोई कारण नहीं था। पंडित भी अपने मित्र का यथाशक्ति कर्मकांड कर कर अपने गांव लौट गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु को जानकर दुखी ही होता है
और मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ करता ही है। तो पंडित ने भी वही किया, क्योंकि पंडित विद्वान था और बड़ा ही बुद्धिमान भी था, और उस पंडित की जानकारी अपने राज्य के राजा तक थी। तो पंडित ने सोचा, राजा के पास तो कई ज्ञानी होते हैं, तो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे। पंडित यह सोचते हुए राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को यह बात बताई और उनसे इस बारे में सलाह मांगी। अंत में सभी मंत्रियों ने विचार विमर्श कर कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने के बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। अगर वह दूसरे राज्य में जाए ही नहीं तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को बहुत ठीक लगी। फिर पंडित की रहने की सारी व्यवस्था राजमहल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है, परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिरकार वह दिन आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। पंडित डर के मारे उस दिन जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए और उसकी मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। राजा या फिर किसी वैद्य को इस बीमारी के बारे में बताने का तो सवाल ही नहीं उठता था। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी तभी आती है जब नींद ठीक से ना हो पा रही हो। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी भी पहरेदार ने उसे रोका नहीं और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर किसी दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और उस महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात्रि के अंतिम प्रहर होने के कारण नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के विश्राम कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वहीं पंडित भी जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के पास में ही सोया हुआ देखा, जिससे राजा बहुत क्रोधित हुआ और फिर पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार दूसरे राज्य में और राजा के विश्राम कक्ष में वह कैसे पहुंचा, लेकिन वहां पर यह सब सुनने वाला उसका कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया। राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि राजा ने पंडित को फांसी पर चढ़ाने का आदेश सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, पर फिर भी कुछ हिम्मत कर उसने राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल में कैसे पहुंचा। मैं तो यह भी नहीं जानता हूँ कि मैं आपके विश्राम कक्ष में कैसे आया और मुझे आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। राजा ने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के सवाल के जवाब पर पंडित ने पिछले 6 महीने की कहानी बता दी और कहा, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस नहीं है कि वह राजा के कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास आकर सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा सा यकीन दिखाई दिया, परंतु राजा ने सोचा यह मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा कि अगर तुम्हारी बात सत्य है
और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यह बात अगर झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। राजा ने पंडित को एक मौका इसीलिए भी दिया क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था। उसने तुरंत ही अपने सिपाहियों के हाथ दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। कुछ घंटों में ही भेजे गए सैनिक वापस लौट आए और उन्होंने बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह पूर्णतः सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा का मेहमान था। कल राजा अंतिम बार इनसे इनके विश्राम कक्ष में मिले थे और फिर यह उसके बाद इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार इस पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए अब एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसीलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाएगी तो राजा के फैसले का अपमान होगा, और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह ही मृत्यु हो जाएगी और राजा को ब्राह्मण मृत्यु का पाप लगेगा। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बात की चर्चा की। सभी मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत से फांसी लगा देते हैं। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को भी फांसी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए कच्चे धागे के सूत का फांसी का फंदा बनाया गया। नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसीलिए वह खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उससे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर तड़प रहा था। हर एक धड़कन के साथ उसके गले से खून की धार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। सभी लोग पंडित को मरते हुए देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरतें, जितने भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और घटना की पूर्ण प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो 6 महीने राजा की कैद में रहकर डर डर के जीने के बजाय वह ज़्यादा बेहतर जिंदगी जीता। आप लोगों को यह नियति की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।